मित्रों नमस्कार। कविता का पक्ष की इस तीसरी कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आ, तपे तपाए कवि, बसंती हवा के गायक कवि, केन नदी की भाव भंगिमाओं के अनूठे चितेरे कवि, गृहस्थी सुख को अकुंठ भाव से कविता में रखते आए हम सभी के प्रिय कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की एक बेहद चर्चित, बेहद भावप्रवण कविता याद आ रही है। गृहस्थी राग में डूबी हुई कविता। आप लोगों ने पढ़ी होगी, लोगों को, अपने प्रियजनों को, अपनी पत्नी को सुनाई भी होगी। हे मेरी तुम, हे मेरी तुम, आज धूप जैसे ही आई और दुपट्टा उसने मेरी छत पर रखा, मैंने समझा तुम आई हो। दौड़ा मैं तुमसे मिलने को, लेकिन मैंने तुम्हें न देखा। बार बार आंखों से खोजा, वही दुपट्टा मैंने देखा। अपनी छत के ऊपर देखा, अपनी छत के ऊपर रखा। मैं हताश हूं, पत्र भेजता हूं, तुम उत्तर जल्दी देना। बतलाओ क्यों तुम आई थी मुझसे मिलने आज सवेरे, और दुपट्टा रख कर अपना चली गई हो बिना मिले ही। क्यों? आखिर इसका क्या कारण? तो मित्रों, यह कविता हमने आज इसलिए भी रखी कि इस तीसरी कड़ी में हमारे स्तंभकार, कवि गद्यकार अशोक वाजपेयी जी मानवीय संबंधों और कविता पर ही बात करने वाले हैं। मानवीय संबंधों के कई कई रंग हैं, कई रूप हैं। श्रृंगार, वात्सल्य, भ्रातृत्व, स्नेह, कई ऐसे भाव हैं। कुछ ऋणात्मक चीजें भी हैं जो मानवीय संबंधों के बीच पसरी होती हैं। प्रकृति के साथ संवाद है, उसका एक बड़ा व्यापक रूप है। कुछ एक पक्षों पर, कुछ एक कविताओं के साथ आज वे अपनी बात रखेंगे। इसी कड़ी में हमने आज केदारनाथ अग्रवाल जी की यह कविता यहां पर पढ़ी, और जब उनकी यह कविता यहां पर रखी गई तो अपने एक इंटरव्यू में वे मानवीय रिश्तों को लेकर, मनुष्यता को लेकर क्या सोचते हैं, इसका भी एक अंश अ, रखते चलते हैं और फिर अशोक जी के पास अशोक जी के पास चलेंगे। कवि और कविता के विषय में अ, केदारनाथ अग्रवाल क्या सोचते हैं, इस पर अ, जवाब देते हुए वे कहते हैं, कवि आदमी होता है, कविता उस आदमी की चेतन सृष्टि होती है। इसलिए कवि और कविता का अत्यंत मानवीय, अत्यंत आत्मीय और मानवीय संबंध होता है। कवि अगर अच्छा आदमी होगा तो उसकी कविता भी अच्छी होगी, मानवीय बोध की कविता वह लिखेगा। पर वह बुरा है, धर्मांध है, रूढ़िवादी है, तो वैसी उसकी कविता भी बनेगी। जैसा चरित्र आदमी बनाएगा वैसी कविता लिखेगा। और यह भी जरूरी नहीं
कि हर आदमी कवि हो जाए। तो ये जो कवि होने का जो अपना एक वैशिष्ट है और किन अ, अल्प लक्षित जगहों पर जाकर कवि अ, अपने लिए कुछ लेकर आता है, हमारे लिए कुछ ऐसी नई बातें कह जाता है, नई चीज़ें जोड़ जाता है, वह जब हम ऐसी ऐसे वाक्यों से, ऐसी अनुभूतियों से गुज़रते हैं, तो बड़ा अ, सुखद आश्चर्य होता है। जो ये इंटीमेट ह्यूमन रिलेशंस हैं, कविता में उसकी एक बड़ी सुंदर परिव्याप्ति है। आज अशोक वाजपेयी जी इस कड़ी में ऐसे कुछ पक्षों को रखने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग सीधे उनके पास चलते हैं। अशोक वाजपेयी जी को सुनते हैं। जी अशोक जी, नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार। कविता का पक्ष की इस तीसरी कड़ी में आज हम कविता और मानवीय संबंध का कुछ विश्लेषण करेंगे। वैसे तो कविता अपने आप में एक संबंध है। उसके द्वारा हम भाषा से, संसार से, अपने मनोभावों, अंतर जगत से संबंध स्थापित करते हैं। कविता आसपास से, हमारे इर्द गिर्द की चीजों से, प्रकृति से, अनेक मनोभावों से हमारा संबंध बनाती, बदलती है। हम कह सकते हैं कि कविता संबंधों का एक खुला, उजला परिसर है और वो एक अर्थ में अनंत ही है, क्योंकि संबंध कविता में कभी निःशेष या समाप्त नहीं होते। पर कविता में मानवीय संबंधों की बड़ी भूमिका होती है। अनेक मानवीय संबंध अगर कविता में प्रकट न हो तो शायद अलक्षित ही चले जाएं। कवि प्रथमतः और अंततः मनुष्य होता है। ऐसा मनुष्य जो भाषा में अपनी संवेदना, दृष्टि, रुचि के अनुसार मानवीय संबंध प्रतिफलित या चरितार्थ करता है। जैसे भाषा मनुष्य की सबसे बड़ी और अचूक पहचान है, वैसे ही कविता भी मानवीय संबंधों की पहचान होती। घर, परिवार, पड़ोस, गांव, शहर, देश, विदेश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश, समुद्र, नक्षत्र, नदियां, पर्वत, दूसरे लोग आदि सब उस भूगोल में आते हैं। दूसरे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि भी मानवीय संबंधों के घेरे में आते हैं। सबसे सघन मानवीय संबंध तो प्रेम होता है। उसकी कविता में व्याप्ति अपार और असीमित है और वो अनादिकाल से चली आ रही है। कविता सदियों से, आरंभ से ही किसी न किसी अर्थ में प्रेम कविता रही है। स्त्री पुरुष संबंध पे इनमें केंद्रीय रहा है, व्यापक भी। इस पर हम अलग से विचार करेंगे। ये भी कहा जा सकता है कि सारी कविताएं एक अर्थ में मनुष्य द्वारा संसार को लिखे गए प्रेम पत्र हैं। पर फिल वक्त हम कविता में प्रेम को छोड़कर
जो मनुष्य और मनुष्य के बीच अनगिनत संबंध हो सकते हैं, होते हैं, उनकी कविता में क्या स्थिति है, इसको खुद कविताओं के साक्ष्य से ही देखेंगे। कोई कविता, अच्छी कविता का कोई एक विषय नहीं होता। अव्वल तो कविता का विषय उसका अर्थ भी नहीं होता, पर वो अभी छोड़ भी दें तो ये स्पष्ट है कि किसी भी कविता का कोई एक अर्थ नहीं होता और किसी भी कविता का एक विषय नहीं होता। वो बहुत सारी चीजों में लिथड़ा उलझा रहता है। और इसलिए जब हम कहते हैं कि ये बच्चे पर कविता है या स्त्री पर कविता है या बेटी पर कविता है, तो वो सिर्फ उस पर कविता नहीं होती, और उस पर भी होती है, ये नहीं कि उस पर नहीं होती है, लेकिन उसमें और ऐसी बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं जो आमतौर पर हम उस विषय के संबंध में सोचते हुए ध्यान में नहीं रखते। जैसे ये कविता है नरेश सक्सेना की, शीर्षक है पहले जन्म से पहले। सांप के मुंह में 2 जुबानें होती हैं, मेरी मुंह में कितनी है? अपने बच्चे को दुआ किस जुबान से दूंगा? खून सनी उंगलियां झर तो नहीं जाएंगी पतझर में, अपनी कौन सी उंगली उसे पकड़ाऊंगा? 7 रंग बदलता है गिरगिट, मैं कितने बदलता हूं, किस रंग की रोशनी का पाठ उसे पढ़ाऊंगा? आओ मेरे बच्चे, मुझे पुनर्जन्म देते हुए, आओ मेरे मैल पर तेजाब की तरह। अब अपने पहले बच्चे से ये अपेक्षा कवि कर रहा है कि वो उस पर, उसके जीवन के मैल पर तेजाब की तरह आएगा। तो आपने देखा कि हालांकि ये कविता बच्चे पर है, पर उतनी ही कवि पर भी है, कवि की मनुष्यता पर भी है। कवि थे शरद बिल्डोरे, वो एक जमाने में भोपाल में मेरे सहयोगी भी थे। उनकी बहुत कम आयु में मृत्यु हो गई। उनकी कविता है बच्चा और टिड्डा। बच्चे टिड्डा पकड़ते हैं दबे पांव, दौड़ते थकते हाँफते टिड्डे की पूंछ में धागा बांध उड़ाते हैं। बच्चे आसमान में उड़ जाते हैं, थके थके से सारी रात सोते रहते हैं, माँ की चिंताओं और बाप के गुस्से से बेखबर। उड़ते उड़ते टिड्डा परियों के देश में पहुंचता है, परियां बच्चों का पता पूछती हैं। रात भर टिड्डा और परियां बच्चों को ढूंढते हैं, माँ बाप के डर से नींद में भी छिटक जाते हैं। सुबह टिड्डा बच्चों को इशारे करता है, उन्हें दौड़ना और दबे पांव आक्रमण करना सिखाता है। अब आप देखें कि बच्चे, यहाँ बच्चे जो हैं वो सिर्फ दौड़ना नहीं सीख रहे हैं, वो दबे पांव आक्रमण करना भी सीख रहे हैं। ये वो स्थितियां हैं जिन्हें एक कवि अपनी मानवीयता और अपनी कवि दृष्टि दोनों से दर्ज करता है। अनिल कुमार सिंह ये कविताएं मैंने किसी विशेष आग्रह से नहीं चुनी है, जैसे जैसे मुझे मिल गई हैं। कोई ये भी तर्क दे सकता है कि इन्हीं विषयों पर इनसे बेहतर
कविताएं हैं, जरूर होंगी और अच्छा ही है कि हैं, पर फिलहाल जो मुझे ठीक लगी और मुझे अपने इस विषय के अनुरूप लगी उन्हें मैंने चुना है। तो ये अनिल कुमार सिंह की कविता है मोशे के लिए। मैं अभी बहुत छोटा हूं, 2 साल की है मेरी उम्र, बोल पाता हूं सिर्फ इमा, जिसे तुम मां बुलाते हो अपनी भाषा में। मैं नहीं जानता कि क्या है तुम्हारा धर्म, किस धर्म का हूं मैं, इतनी भी समझ नहीं है मुझ में। अभी कल ही तो किलकारियां भरते उछल रहा था मैं गेटवे ऑफ इंडिया के सामने दाने चुगती फाख्ताओं के बीच में। मेरी इमा दौड़ रही थी मेरे पीछे, फाख्ताएं उड़कर छितरा गई थी पूरे आसमान में। मैंने पहली बार जाना कि कायनात कितनी बड़ी है। फाख्ताएं आज खून से लथपथ पड़ी हैं, किसने मार डाला है उन्हें। तो एक बच्चे का अबोध जीवन और उसमें इस तरह से मृत्यु का प्रवेश। कविता अपने श्रेष्ठ क्षणों में अप्रत्याशित का रमणीय होती है, उसमें कुछ अप्रत्याशित घटता है और इसलिए उसमें एक नया अर्थ, एक नया लालित्य आ जाता है। थोड़ा कठोर लालित्य संभवतः, थोड़ा सख्त लालित्य संभवतः, पर लालित्य। तो यहाँ फाख्ताओं के साथ खेलता एक बच्चा है और यकायक अगले दिन वो देखता है कि वो फाख्ताएं मरी पड़ी। सोमदत्त हमारे एक और सहयोगी थे भोपाल में और उनकी भी बहुत असमय मृत्यु हो गई। उनकी एक कविता है, इसमें वो अपनी बिटिया से बातचीत कर रहे हैं। हम क्या आसमान है? नहीं। हम क्या पेड़ है? नहीं। हम क्या मकान है? नहीं। हम क्या दरवाजा है? नहीं। हम क्या अम्मी है? नहीं। हम क्या दीदी है? नहीं। हम क्या शेरू है? नहीं। हम तो कक्कू हैं। हाँ, फिर हम छाता ऊपर कैसे रख सकते हैं? तो ये बच्चे की एक अपने को परिभाषित करने की चेष्टा, जिसे हम प्रायः नजरअंदाज करते हैं। कविता का एक काम उसको भी नजर के दायरे में लाना है जो हमारी नजर से छूट जाता है। लालटू, उनकी कविता है बच्ची बोलेगी। बच्ची बोलेगी माँ एक दिन बोलेगी बापू, बोलेगी दूध गाड़ी फूल। खिल रही बच्ची वसंत की धूप में नन्ही सी जान, बोलेगी धूप एक दिन आएगा तूफान। बच्ची बोलेगी माँ, हर कोई बोलेगा युद्ध। बच्ची बोलेगी धूप धूप दूध फूल। अगर आप याद करें कि इस समय जो हो रहा है गजा में, उस नरसंहार के बहुत पहले लिखी गई ये कविता एक तरह से उसमें जो हो रहा है उसकी ओर इशारा करती है। हर कोई बोलेगा युद्ध, बच्ची बोलेगी धूप धूप दूध फूल। ज्ञानेंद्र पति की एक कविता है बिटिया का नाम। कुछ लंबी कविताएं मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा, पर जितना अंश पढ़ूंगा उससे मेरी उम्मीद है कि आप पर उसका जो आशय है वो थोड़ा बहुत पहुंच जाएगा। बिटिया का नाम। तुम्हें किस नाम से बुलाऊं नन्ही बिटिया, पृथ्वी की कोमलतम कोपल। तुम्हें किस नाम से पुकारूं, है कोई शब्द
जिस पर न लगी हो इस दुनिया की धूल गर्द, पसीने लहू के दाग, है कोई शब्द जिसके खोखल में छुप कर बैठी न हो लज्जा, छुप कर बैठा न हो पश्चाताप। मैं कवि भाषा की शब्दों झुकी शाख धरती के निकटतम देता ही आया हूं, अनदेखों परित्यक्तों भावों घावों को नाम। मैं कवि नन्ही बिटिया जिसके सारे शब्द निंदित और रक्ताक्त। मेरी गोदी में तू अपनी भोली माँ और भावुक पिता के प्राणों का सारांश, सरसों के दाने सा नन्हा और नीरव तेरा मुंह, कली की तरह कसी तेरी मुट्ठी, नींद सा नरम तेरा माथ, जिससे उठती है अलिखित कविता की कस्तूरी गंध। ओ नन्ही बिटिया, घुटनों के बल झुके हुए कवि के भीतर एक शब्द बनकर उतरो तुम, कि जिस तरह उतरी हो माँ के स्तनों में दूध बनकर, पिता के वक्ष में बनकर सृष्टि की रक्षा का संकल्प। तो आप देखें कि अपनी बिटिया का नाम खोजते हुए कवि आपको कहाँ ले जाता है और उसमें कितना आत्म स्वीकार गुथा हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल की कविता है, प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह। प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बतलाओ आसपास कहां कहां लोहा है। चिमटा, करकुल, सिगड़ी, समसी, दरवाजे की साकल, कब्जे, खीला दरवाजे में धंसा हुआ। वो बोलेगी झटपट, रुक कर फिर याद करेगी। एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना हुआ, बाहर सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन, साइकिल पूरी। आसपास का ध्यान करेगी, सोचेगी दुबली पतली पर हरकत में तेजी, कि कितनी जल्दी जान जाए आसपास कहां कहां लोहा है। अब एक बच्ची है और जो अपने आसपास के वस्तु जगत में लोहे, कितनी चीजें लोहे से बनी है ये पहचान रही है और कविता उसको दर्ज कर रही है। अज्ञे प्रेम और प्रकृति के कवि माने जाते हैं। उनकी एक कविता है जो 1956 में लिखी गई, यानी अब से कितने लगभग जितने भी बरस आप गिन लें। एक रोगिणी बालिका के प्रति सीखा है तारे ने उमगना, जैसे धूप ने विकसना, हरी घास ने पैरों में लोट लोट बिछलना बिलसना, और तुमने पगली बिटिया हंसना हंसना हंसना। सीखा है मेरे भी मन ने उमसना, मेरी आंखों ने बरसना, और मेरी भावना ने आशीर्वाद के सुवास सा तुम्हारे आसपास बसना। तो आप देखें कि हम कविता में जिस तरह के संबंध की कल्पना करते हैं, उसकी कितनी रंगतें कविता में होती हैं। हमारे एक और मित्र थे सागर में, रमेश दत्त दुबे, मेरे बाल सखा ही थे। उनकी एक कविता है, लड़की घर में। खूंटी पर टंगी है ढोलकी,
बुनती है राग, पकड़ नहीं पाती है बोल। आंखें दबी हुई अटंबर में, धुंधलाई आंखों में साफ बच जाता है तस्वीर के पीछे का हिस्सा। दीवार पर इस तरह गुथ जाता है लड़की में कि लड़की में दीवार का स्वाद आ जाता है। इतना ठोस स्वाद, इतना महीन काटता है कि हथेलियों को रोटी में, रोटी को आग में, आग को चूल्हे के तीन तरफ बैठे हुए लोगों में, लोगों को लड़की में, लड़की को दीवार पर टंगी हुई खिड़की में बदल देता है। एक लड़की के माध्यम से एक कायाकल्प होता है, और वो कायाकल्प इतने सहज भाव से कविता में संभव होता है, जहां लड़की में दीवार का स्वाद आ जाता है और फिर रोटी को आग में, आग को चूल्हे में बैठे हुए लोगों में, लोगों को लड़की में, लड़की को दीवार पर टंगी हुई खिड़की में सब बदल देता है। तो ये जो एक तरह का तादाद में है हमारा वस्तु जगत से, मानवीयता का वस्तु जगत से, और जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम ऐसे मुकाम पर आ गए हैं जहां हमें वस्तुएं बेगानी लगती हैं, चीजें बेगानी लगती हैं, उनसे हमारा कोई संबंध संवाद नहीं रह गया है। वैसे में ऐसी कविता आपको एक नया संबंध स्थापित करने की ओर ले जाती है। एक और कविता देखिए, मोड़ और लड़की, हरिश्चंद्र पांडे। अभी अभी घर से निकली है लड़की, गेट के खुले पल्ले खुले ही हैं अभी तिरछे। मां खड़ी है इसी आधे आदमी भर जगह में, दोनों पल्ले थामे, कलाई की चूड़ियां कोहनी तक फिसल आई हैं। देखती रहेगी लड़की को वह कसबाई आंख से मोड़ आने तक, मुड़ने के पहले लड़की भी देखेगी पीछे एक बार। ये सबसे बड़ा संवाद पल है अभी। मुड़ते ही लड़की के मां भी लौट पड़ी है भीतर, चूड़ियां कलाई में लौट आई हैं। मां इस तरह जुट गई फिर से काम में, और वह मोड़ आखिरी मोड़ था। अब एक पूरा दृश्य है जिसमें यूं आप देखें तो कोई खास नहीं हो रहा है। एक माँ है, उसकी बेटी जा रही है बाहर कहीं, तो वो उसको दरवाजे से, अपने घर के दरवाजे से देख रही है। दृश्य तो इतना ही है, पर इस दृश्य में जो हो रहा है और जो एक संवाद पल बन रहा है, वही इस कविता का मर्म है। और हमें ये सीधे साधे दृश्यों में भी जो मानवीय मर्म छुपा हुआ है, उसको पहचानने और खोजने की ओर प्रेरित करता है। आलोक धनवा, उनकी प्रसिद्ध कविता है ब्रूनो की लड़कियां, और इन लड़कियों का वर्णन कैसा है। वे खाना बदोश नहीं थी, कुएं के जगत पर उनके घड़ों के निशान है। उनकी कुल्हाड़ियों के दाग, शीशम के उस सफेद तने पर, बांध की ढलान पर उतरने के लिए टिकाए गए उनके पत्थर, उनके रोज रोज से रास्ते बने हैं मिट्टी के ऊपर। वे अचानक कहीं से नहीं, बल्कि नील के किनारे किनारे चलकर पहुंची थी यहां तक। उनके दरवाजे थे जिनसे दिखते थे पालने, केश बांधने के रंगीन फीते, पपीते के पेड़, ताजा कटी धान और तंबाकू के पत्ते, और सांप मारने वाली बरछी भी। वे धब्बा और शोर नहीं थी, उनके चिराग थे, जानवर थे, घर थे।
उनके घर थे जहां आग पर देर तक चने की दाल सीजती थी, आटा गूथा जाता था। वहां मिट्टी के बर्तन में नमक था जो रिसता था बारिश के दिनों में। उनके घर थे जो पड़ते थे बिल्लियों के रास्तों में। वहां रात ढलती थी, चांद गोल बनता। ये भी लंबी कविता है, इसका मैं अंश ही सुना रहा हूं। आप देखें कि एक पूरा दृश्य है और उन लड़कियों का जो की दिनचर्या है वो इस दृश्य में ऐसे टकी हुई है कि वो दृश्य को सघन भी करती है, उत्कट भी करती है, एक तरह से दृश्य भी करती है, और दूसरी तरफ ये याद करती है कि उसमें क्या क्या है जो छूटने वाला है, जो नष्ट होने वाला है। कविता का एक काम जो बीत रहा है या बीत जाएगा, उसको व्यतीत होने से, बीत जाने से थोड़ी देर के लिए सही बचाना है। ये बचाना सिर्फ एक स्मृति का बचाना नहीं है, ये एक गहरे अर्थ में मानवीयता के किसी मूल्यवान हिस्से का बचाना भी है। हमारे दूसरे मित्र थे भगवत रावत, वो हमको एक दूसरी तरह की लड़कियों की ओर ले जाते हैं। कचरा बीनने वाली लड़कियां आपने अपने शहर में भी जरूर देखी होंगी। कचरा बीनने वाली लड़कियां मोहल्ले भर के कूड़े के ढेर पर चौपायों सी चलती फिरती, कचरे में अपने आप पैदा हो गई नहीं लगती। कचरे में अपने आप पैदा हो गई नहीं लगती ये कचरा बीनने वाली लड़कियां। जगह जगह फटे अपने कपड़ों जैसे टाट के बोरे में भरती हैं वे बीन बीन कर हमारे आपके रद्द किए कागज के टुकड़े, टूटे फूटे टीन और प्लास्टिक के डिब्बे। जब कोई छपा हुआ फोटो या साबुत डब्बा मिल जाता है उन्हें, तो वे रख देती हैं उसे अलग संभाल कर। और उस समय तो आप उन्हें नहीं देख सकते जब वे कचरे में से न जाने क्या उठाकर चुपचाप मुंह में रख लेती हैं। अपने आसपास घूमते सुअरों के बीच कैसी लगती हैं ये कचरा बीनने वाली लड़कियां। ये एक क्रूर दृश्यांकन है। लड़कियां जो कचरा बीनने पर विवश है, जिनके पास अपने जीवन का कोई और साधन नहीं है सिवाय इसके कि वो कचरा बीने, और उस कचरे में भी जो जीवन को चलाए रखने के लिए जरूरी चीजें बेकार मानकर, बासी मानकर छोड़ दी गई है, उनको बचाती है। तो ये एक क्रूर दृश्यांकन है और बताता है कि हम हमारे समय में हम मनुष्य होने के बावजूद और सजग और संवेदनशील होने के बावजूद कितनी गैर बराबरी को पोसते हैं या उसको नजरअंदाज करते हैं। प्रभात त्रिपाठी दूर रायगढ़ में रहते हैं और उनकी एक कविता है, एक लड़की। दिखने और न दिखने वाले समय के बीच एक लड़की साइकिल चला रही है।
बमुश्किल 10 की उम्र में। आजू बाजू की रफ्तार से बेखबर वो मगन खेल रही है मगनी की एक पुरानी साइकिल के साथ। आगे पीछे दाएं बाएं स्कूटरों, कारों, ट्रकों, बसों पर सवार सारे के सारे लोग भाग रहे हैं एक सोने के हिरण के पीछे। वो लड़की पुराण में नहीं रहती, घर में रहती है। पुराण उसने पढ़ा ही नहीं। 10 की उम्र में स्कूल से हो गई बाहर और काम से लग गई, पर अभी खेल रही है एक पुरानी साइकिल के साथ। ये एक 10 साल की लड़की है जो स्कूल छोड़ चुकी है, उससे बाहर हो गई है, क्योंकि उसको अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ कमाना है और उसको एक फुर्सत का क्षण मिला है जिसमें वो मांगे की साइकिल चला रही। ये एक और दृष्टि है कि हम कहां कहां अपनी मनुष्यता को खंडित, दूषित या बाधित होते देखते हैं। कविता हमें बोध दिखाने का यत्न करती है, जतन करती है। रघुवीर सहाय की एक प्रसिद्ध कविता है, आपको उसका ध्यान भी होगा शायद, बड़ी हो रही है लड़की। जब वो कुछ कहती है उसकी आवाज में कोई एक चीज मुझे एकाएक औरत की आवाज लगती है जो अपमान बड़े होने पर सहेगी। वो बड़ी होगी, डरी और दुबली रहेगी और मैं न होऊंगा। वे किताबें, वे उम्मीदें न होंगी जो उसके बचपन में थी। कविता न होगी, साहस न होगा, एक और ही युग होगा जिसमें ताकत ही ताकत होगी और चीख न होगी। हमारे समय में औरतों की कितनी चीखों को हमने दबाए जाते देखा है। याद करिए, हाथरस में हुआ एक स्त्री का हत्याकांड और ऐसे कितने ही। ये जो हमारे समाज में लड़की के बड़े होने पर एक ताकतवर व्यवस्था के सामने निरीह होना होगा, एक ऐसे समाज में जिसमें ताकत ही ताकत होगी, वो तो हम देख ही रहे हैं। जिनके हाथ में ताकत है वो उसे और बढ़ाना चाहते हैं, और जिनके पास थोड़ी बहुत भी ताकत है उसको घटाना, कम करना, दबाना चाहते हैं और चीख के लिए कोई जगह नहीं छोड़ना चाहते। तो रघुवीर सहाय ने इतने बरस पहले ये देख लिया था कि क्या होने जा रहा है। उनकी एक और दिलचस्प कविता है जो बैंक में लड़कियां। ये वो समय है 60-70 के दशक का, जब लड़कियों ने बैंक में काम करना शायद शुरू किया होगा। बैंक में लड़कियां बड़ी होती जाती हैं और इतनी भीड़ से घिरी हुई एकाकी। वो अपने 30 बरस, औरत और व्यक्ति के बनने के 30 बरस लिए हुए, रोज यहां आती है वक्त से, ध्यान से सुनती है नौजवान ग्राहक को,
खो नहीं जाती स्वप्न में, उस लड़के को कहीं नहीं जाने देती फिलहाल, फिर चला जाता है वो अपने काम से। इस लेन-देन के बाद वो बजाती है एक सुहानी घंटी, दौड़ कर भीड़ भर जाती है, छोटे-छोटे पुरुषों की एकांत में, कुटे-पिटे चेहरों पर लालच लिए हुए खिड़की से झाँकते। ये बात नोट करने की है कि इस बीच कविता कहाँ-कहाँ गई है, जहाँ पहले कविता संभवतः कभी नहीं गई थी। कविता की संवेदना का, उसकी सहानुभूति का, उसके अनुभव का भूगोल बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा हुआ है। बैंक की लड़कियों पर कविता लिखने का ख्याल कैसे आया होगा, क्यों आता? लेकिन कविता यही करती है कि वो ऐसे ऐसी जगह, ऐसे लोग, ऐसे दृश्य, ऐसे संबंध, ऐसी स्थिति को दृश्यता के, भाषा के अहाते में ले आती है। अनामिका की कविता है भामती की बेटियां। लिखने की मेज वही है, वही आसन, पांडुलिपि वही, वही बासन जिसमें मैं रखती थी खील बताशा, दिया बत्ती की बेला हर शाम। कभी कभी बेला और चंपा भी रख आती थी चुपचाप, खील बताशा पानी दिया के साथ। पूरे 21 बरस यही जीवन क्रम, कुछ देर इन्हें देखती काम में लीन, जैसे कि देखते हैं सुंदर मूरत शिव जी की। पत्थर की मूरत ही बने रहे पूरे 21 साल। फिर एक शाम एक आंधी सी आई, बिखरने लगे ग्रंथ के पन्ने, टूटी तंदा तो मुझे देखा पन्नों के पीछे यूं भागते हुए जैसे हिरनों के चौंके। हे देवी, परिचय तो दें, आप कौन? मुझको हंसी आ गई। लाए थे जब ब्याह कर तो छोटी थी ना, फिर आप लिखने में ऐसे लगे, दुनिया की सुध बिसर गई, लगता है जैसे भूल ही गए। ये एक हमारे बौद्धिक और वैचारिक जीवन की एक घटना है, जिसमें पत्नी को भूल ही गए ऋषिवर, जो अपने काम में लगे हुए थे। और नानी की कहानियों का तो बहुत उल्लेख होता है, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि किसी ने नानी पर कविता लिखी, यानी नानी को याद करते हो। तो अनामिका की कविता का एक अंश सुनिए। चंद्र खिलौना। थपकियां देती हुई हमको अक्सर ही नानी, हमें भूलकर जो सो बतियाने लगती थी बादलों के चांद से। जैसे कि गर्भिणी धारण करती है अपना गर्भ, तू पूरी पृथ्वी धारण करे चांद। हे देव सोम असूर्य, उतर जलों के भीचे भीतर, जैसे कि जल औषधियों में संकल्प मन में उतर, तू पूरी पृथ्वी धारण कर। बचपन में सुनी हुई कुछ बातें उतर रही हैं मन में, जैसे कि चांद पानियों में, जल औषधियों में, संकल्प मन में। कहती थी नानी, हृदय चांद का घर है। मगज में रहा करती है चिल्लाहट चकाचौंध, पर मन से झरता है निर्झर अमृत का। हमको कविता कई बार एक ऐसे मुकाम पर ले जाती है
जहां हमको लगता है कि हम जो कुछ भी क्रूर है और असंगत है वो सब छोड़कर एक अधिक समरस सुंदर दुनिया में कुछ पल ठहर सकते हैं। ये पलायन नहीं है, ये हमारी दी हुई दुनिया के बरक्स एक दूसरी दुनिया का सपना सच करना है, भले थोड़ी देर के लिए। प्रेम रंजन अनिमेष की कविता है, 21वीं सदी की सुबह झाड़ू देती स्त्री। अब आप सोचें कि झाड़ू देती स्त्री और 21वीं सदी का क्या संबंध है। और ये जो अटपटा सा शीर्षक है, यही वो मर्म प्रकट कर रहा है जिसकी कविता कोशिश कर रही है। इस दृश्य का यह शीर्षक क्यों? क्या इसमें झाड़ू और स्त्री को नहीं होना चाहिए, या होना भी था तो नहीं एक साथ? या फिर झाड़ू हो भी तो झाड़ू की तरह नहीं, इस सदी में जैसे गंदगी है पर गंदगी की तरह नहीं। बहरहाल इस बहस से बेखबर सुबह सुबह उठकर झाड़ू देने में जुट गई है स्त्री। क्या उसे ख्याल है कि यह किसी सदी की सुबह है और जिसे वह घर की धूल समझकर बुहार रही है, उसमें दरअसल है एक पूरी शताब्दी या समूची सहस्राब्दी की धूल। कविता एक प्रश्न अपने बारे में उठाती है और फिर कैसे हमको समय के पार जो धूल और गंदगी है और जो हमारा एक तरह से हमारी विरासत भी है, उस पर आघात करती है। सभी कुछ हमारे समय में हिंसा, हत्या, बलात्कार, बुलडोजिंग आदि की मानसिकता बहुत व्याप गई है। अनीता वर्मा की कविता बलात्कार, वो हम में से एक थी जिसकी सांसें आती थी थम थम तूफान बन। एक भारी पहाड़ सीने पर चढ़ बैठता था। सन्नाटे में पस्त चीखें थी। वो दिन से भी डरती थी। रात जानवर सी रेंगती थी वहां रुधिर में। दीवारें दहशत बनकर टूटती थी। वह चुप थी जैसे ज्वालामुखी रो सकती थी गहरे कुएं में। सब ने उसे खबर की तरह पढ़ा और भूल गए, पर वो जिंदा है और छिपी रहती है वह हमारे सभ्य अंधकार में। तो मित्रों, कविता ये सभ्य अंधकार को भेदती है और हमें इस बात का एहसास कराती है कि हम भले उजले और बहुत सभ्य हैं, दरअसल हम कितना अहंकार फैला रहे हैं, अंधकार फैला रहे हैं और कितना अंधकार सह रहे। अंत में मैं पूनम अरोड़ा की एक कविता, जो हमारे परिवारों में भी लड़कियों की जो स्थिति है उसकी ओर फिर एक अपेक्षाकृत क्रूर संकेत करती है। लड़कियों ने तालीम ली संकेत समझने की। सबसे पहले उन्होंने पिता की लाल धागों भरी आंखों के संकेत सीखे। उफ, कितने कसेले थे, जैसे कच्ची हल्दी का रंग जुबान पर देर तक रह जाता है और एक मनहूसियत काली बिल्ली की शक्ल में संतान की जचकी के समय दाई का सबसे बड़ा
डर होती है। यहाँ धर्म भी बना नहीं लड़कियों की छातियों में, न यौनांगों की कसाहट ने काव्य लिखा मधुर निशाओं का। चमगादड़ लड़कियों के किलों पर ऐसे कब्जा करने के कांटे बनाते जैसे पोखर में सिंघाड़े का जाल निगल जाता है उसका अस्तित्व। ईश्वर अपने घनत्व में निर्भीक पलता रहता है लड़कियों के निर्दोष हृदय में। लोरियां दूषित होकर माओं के रूखे सूखे गलों में बुझती आग की ठंडी लौ समान एक पतली लकीर बन जाती हैं। चातक पक्षी की तरह आसमान की ओर निहारती स्वाति बूंद की प्यास धारण की है। अब हमारे समाज में स्त्रियों की जो हालत है और परिवारों में भी जो उनका यौनिक शोषण है, ये सिर्फ किसी समाजशास्त्री अध्ययन से प्रकट होने वाला अनुभव नहीं है। ये अनुभव कविता में दर्ज अनुभव है। तो मित्रों, आज संभवतः इतना ही। मानवीय संबंधों के जो दूसरे चरित्र भी छूट गए हैं, यानी बेटा, पिता, माँ और साधारण लोग, उनको हम अगली बार अपने पक्ष में शामिल करेंगे। जी जी, शुक्रिया अशोक जी, आपके इस अद्भुत वक्तव्य के लिए। और मित्रों, इस विषय पर बात करते हुए कितने अ, तरह के अनुभवों को आज अशोक जी ने रखा। माफ कीजिएगा। और उन अनुभवों में स्त्री पुरुष कई तरह के स्वर आए, अच्छे बुरे दोनों तरह के अनुभवों को हम लोगों ने यहाँ पर सुना। उन कविताओं में किस तरह से वे दर्ज हुए हैं, इसे समझा। जीवन में जबकि इतने तरह के उतार चढ़ाव हैं, तो कविता भी उससे मुक्त कैसे रह सकती है। शुरू में भी हमने इस कड़ी के लिए यह बात कही थी कि आज के इस वक्तव्य में अशोक जी इंटीमेट ह्यूमन रिलेशंस पर बात करेंगे कि वे कविता में किस तरह से आते हैं। और स्वयं उनके यहाँ इस विषय पर जाने कितनी कविताएं हैं, कितने मित्रों पर लिखी हुई, चित्रकारों पर, गायकों पर और कई कई लोगों पर, पूर्वज लेखकों पर, घर के लोगों पर, बाद की जो पीढ़ियां आई उनके यहाँ उन पर, अपनी माँ पर, तमाम ऐसे रंग भरे पड़े हैं। माँ के आसन प्रसवा होने पर, माँ के मरने पर, कई कई तरह की कविताएं। मगर वे मैं इसे संकोच ही कहूंगा उनका, और शायद यह उचित भी है एक वक्ता के लिए कि वे अपनी कविताओं को अमूमन ऐसे अवसरों पर उद्धृत करने से बचते हैं। मगर आज जब इस विषय पर उन्होंने अपनी यह बात रखी और काफी कहिए कि सुलझे हुए ढंग से और उतनी ही इंटेंसिटी के साथ कई कविताओं की चर्चा हुई, तो मुझे उनकी यह कविता भी यहां पर पढ़ने का मन कर रहा है। अपनी आसन प्रसवा मां के लिए 3 गीत। अद्भुत कविता है, हम सभी जानते हैं।
जब यह कविता श्रृंखला 3 गीत हैं इसमें आई, तब भी लोगों का ध्यान गया। और आज भी वह जिस उम्र का हो, जिस अनुशासन का हो, इस कविता को कोई पढ़ता है तो पुलकित हुए बगैर रह नहीं पाता है। मित्रों, मेरा मानना है कि मानवीय संबंधों के धागों से जब विह्वलता का ऐसा कोई बिछौना कोई कवि तैयार करता है, तब ऐसी गज़िन कविता उस पर आकर साधिकार बिछ जाती है, उस बिछौने पर आकर पसर जाती है, जैसे धूप पसरती है हमारे भीतर, मैदान में, छत पर, नदी के जल पर, समुद्र की अपार जलराशि पर, पहाड़ों को अ, अपने कैद में पहाड़ को अपने कैद में रखे बर्फ पर। और जिस धूप के आने की बात केदारनाथ अग्रवाल भी कर रहे थे कि वह उनकी अ, पत्नी का पत्नी के दुपट्टे जैसा अ, लग रहा था, जिससे उनका दुपट्टा रख दिया गया हो। तो यह कविता ऐसी ही एक कविता है। मुझे यह भी लगता है कि जब कोई व्यक्ति इस तरह के भावावेश में होता है, तो अभिव्यक्ति के लिए उत्सुक उसका मन किसी परंपरा तटबंध को तोड़कर जैसे बाहर आ जाना चाहता हो, और तब उस अभिव्यक्ति के लिए संकोच की कोई भी मर्यादा महत्वहीन हो उठती है। आ, मित्रों, अपनी आसन प्रसवा मां को कईयों ने देखा है, हमारी पीढ़ी ने भी और हमारे बाद की पीढ़ी ने भी। कुछ लोग अबोधता में, यानी कम उम्र में, और कुछ लोग पर्याप्त बोध की उम्र में आकर भी आज भी ऐसे कुछ अनुभव कुछ बच्चों के हिस्से आते ही रहते हैं, क्योंकि हम एक साथ कई समय में रह रहे हैं। आज भी भिन्न-भिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमियों में लोग जीवन यापन कर रहे हैं, बच्चे पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, नए बच्चे भी आ रहे हैं। मगर ऐसे कितने लोग हैं जो इस सघनता के साथ ऐसी कविता कह पाए हों? मुझे अ, निर्मल वर्मा जी का उपन्यास लाल टीन की छत की याद आ रही है। हालाँकि वह एक भिन्न प्रसंग है, फिर भी चूँकि वहाँ भी आसन प्रसवा माँ है, तो इसलिए वह उपन्यास भी मेरे ज़ेहन में अभी आ रहा है। मगर वहाँ उदास, मटमैले दृश्य हैं, और वह उदासी, वह एकाकीपन, और तब अ अ और तब ज़्यादा मतलब दुखद हो जाता है जब वहाँ स्टिल वॉर का प्रसंग आता है। आप सभी जान रहे हैं। तो ख़ैर, यह कविता जो है आसन प्रसवा माँ के लिए 3 विदा गीत, मुझे यह भी लगता है कि जैसे यह पुत्र की ओर से माँ के लिए गाया गया कोई सोहर हो, और शायद तभी अशोक जी ने इसे गीत कहा हो। और एक बात और कि बृहत और समृद्ध होते परिवार परिसर में नवागत के लिए उसके ज्येष्ठ भ्राता की ओर से यह एक अद्भुत स्वागत गीत भी है। उस नए आने वाले बच्चे में वह अपनी ही जन्म कथा को
देख रहा है, महसूस रहा है। तो अ, आप क्या कहते हैं? क्या इस कविता की चर्चा के साथ विराम लें या फिर ये जो 3 गीत हैं, उसे सुनते चलें? जैसा आप कहें। और मुझे लग रहा है कि आप सभी निश्चय ही इस कविता को एक बार पुनः सुनना चाहेंगे। आइए, अशोक वाजपेयी जी की यह कविता सुनते हैं। अपनी आसन्न प्रसवा माँ के लिए 3 गीत। पढ़ता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। काँच के टुकड़े। काँच के आसमानी टुकड़े और उन पर बिछलती सूर्य की करुणा। तुम उन सब को सहेज लेती हो, क्योंकि तुम्हारी अपनी खिड़की के 8 कांच सुरक्षित हैं और सूर्य की करुणा तुम्हारे मुंडेरों भी रोज बरस जाती है। क्या बात है। इसी में दूसरा गीत है, जीवित जल। जीवित जल। तुम तुम ऋतुओं को पसंद करती हो और आकाश में किसी न किसी की प्रतीक्षा करती हो। तुम्हारी बाहें ऋतुओं की तरह युवा हैं। तुम्हारे कितने जीवित जल तुम्हें घेरते ही जा रहे हैं। और तुम हो, और तुम हो कि फिर खड़ी हो, अलसाई धूप तपा मुख लिए, एक नए झरने का कलरव सुनती, एक घाटी की पूरी हरी महिमा के साथ। और अंतिम गीत, जन्म कथा, इसी श्रृंखला में। तुम्हारी आंखों में नई आंखों के छोटे छोटे दृश्य हैं। तुम्हारे कंधों पर नए कंधों का हल्का सा दबाव है। तुम्हारे होठों पर नई बोली की पहली चुप्पी है और तुम्हारी उंगलियों के पास कुछ नए स्पर्श हैं। मां, मां मेरी मां, तुम कितनी बार स्वयं से ही उगाती हो। मां, मेरी मां, तुम कितनी बार स्वयं से ही उगाती हो। और मां, मेरी जन्म कथा कितनी ताजा और अभी अभी की है। और मां, मेरी जन्म कथा कितनी ताजा और अभी अभी की है। तो मित्रों, इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हमें विदा दीजिए। कविता का पक्ष की चौथी कड़ी अपने समय पर आएगी। आप जानते हैं, हर 15वें दिन इसका प्रसारण होता है। यह एक पाक्षिक वीडियो कॉलम है। अ, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।